Krutath, you are from which branch? Krutath, unmute yourself. You are from which branch? UP. Mention your branch name. Okay. Students without branch name and without the video, I'll remove them. Make sure your videos are on.
Okay, so we start today's session. Good morning, everyone. Yes, it's good morning. Good morning, everyone. You can unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. Deepika Good ma'am, morning, ma'am. Yes. don't allow them to unmute. Okay. So you can mute yourself. Yes, and ask them to unmute, but Yeah. don't give them message because Okay. they are creating nuisance in the lectures. That's why. Okay. ठीक है, तो you can mute yourself. Yes, so हम क्या पढ़ रहे थे? हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी दो थियरीज, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी. थियरीज तो हमने पूरी पढ़ ली थी, उन्हें रिवाइज भी कर लिया था जूम सेशन में, बट वी हैव नॉट स्टडीड द लिमिटेशंस. दोनों थियरीज के लिमिटेशंस बाकी हैं. सबसे पहले हम दोनों थियरीज के लिमिटेशंस पढ़ेंगे क्योंकि मैंने वो वीडियो में नहीं इंक्लूड किए हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन दी नोट्स. दूसरी चीज ये कि इसके बाद हम जो टर्म्स ऑफ ट्रेड की दो वीडियोस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. आई विल शेयर द स्क्रीन. राइट डाउन लिमिटेशन ऑफ limitations of absolute advantage and comparative advantage theory. Also, these two together are called as classical theories of international trade. Classical means old theories of international trade. Yes. So let's start. दोनों के लिमिटेशंस एक साथ ही अगर एग्जाम में पूछे जाता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज के लिमिटेशंस लिखे हैं तो भी वही सेम होंगे, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के भी सेम होंगे. मींस वी विल राइट टुगेदर, दोनों के साथ में लिमिटेशंस लिखेंगे और दोनों का आंसर सेम ही है. बेस्ड ऑन लेबर थियरी वैल्यू. Based on labor theory value. Yes. Write down. Classical theory measures cost of production, in terms of labor units. Which is irrelevant, VENT or VANT, you can see, which is irrelevant in today's world. Which is irrelevant in today's world. Yes, तो क्या कहने का मतलब? ये कहने का मतलब
कि क्लासिकल थ्योरी में एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज दोनों थ्योरीज में कॉस्ट को किसके टर्म्स में मेजर किया गया था? ओनली लेबर यूनिट्स के टर्म्स में। जैसे हमने देखा था 2 लेबर्स, 2 लेबरर्स कैन मेक व्हाट? कैन मेक 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और 50 यूनिट्स ऑफ रबर। फिर हमने क्या कहा था? इसका मतलब है 100 सी की कॉस्ट किसके बराबर होगी? 50 आर के। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ क्या लिया गया है? लेबर। और कॉस्ट को सिर्फ किसके टर्म्स में कैलकुलेट किया गया है? लेबर यूनिट्स के टर्म्स में कैलकुलेट किया गया है। जबकि आज ऐसा नहीं होता, ओनली लेबर कॉस्ट इज नॉट इन्वॉल्व, और दूसरी कॉस्ट भी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, कैपिटल लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। तो देयर आर वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। पर क्लासिकल थ्योरीज में कॉस्ट को सिर्फ किसके टर्म्स में बताया गया है? सिर्फ लेबर के टर्म्स में बताया गया है। इसलिए दिस थ्योरी इज नॉट रेलेवेंट in today's world. Understood? Everyone, give a thumbs up if it is clear to you. Give a thumbs up if it is clear to you. Anyone having any doubt, you can raise hand so that no one is having doubt. Chaliye, next is second limitation is considers free trade, considers free trade between countries, considers free trade between countries. Yes, I think Sujan, you are not writing. Yes, कहाँ थे हम लोग? considers free trade between countries लिखिए। It is assumed that there is no trade barrier. There is no trade barrier in terms of import duties, between countries, But in today's world, taxes are imposed. On import of goods. But in today's world, taxes are imposed on import of goods. क्या कहने का मतलब? इन थ्योरीज में कहीं पर भी इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं की है। एजम्पशन भी अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के एजम्पशंस हैं वही एजम्पशन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के भी होंगे। तो जो एजम्पशंस में हमने लिखा है कि देयर इज फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? कोई भी टैक्सेस इंपोज नहीं हो रहे हैं ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कंट्रीज इंपोर्ट पर क्या लगाती है? टैरिफ्स लगाती है, टैक्सेस लगाती है। इसलिए ये थ्योरी आज के कंटेक्स्ट में काम नहीं कर सकती क्योंकि कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड पॉसिबल नहीं है। कोई भी दो कंट्रीज फ्री ट्रेड नहीं करती, उनके बीच में आपस में इंपोर्ट ड्यूटीज लगती ही हैं, टैक्सेस लगते ही हैं। Is it clear? Understood? Give a thumbs up if it is clear to you. Yes. Next, write down third limitation.
Third limitation ignores transportation cost. Ignores transportation cost. In today's world, cost incurred on transporting the goods, cost incurred on transporting the goods is far more than the gains from international trade. Far more than the gains from international trade. Just excuse me, 1 minute. Yes, क्या लिखा? But in today's world, क्या लिखा? In today's world, cost incurred in transporting the goods is far more than the gains from international trade. Classical theory इसी में continuation में classical theory ignores transportation cost. Classical theory ignores transportation cost. अब क्या कहने का मतलब, आज की तारीख में अगर हम देखें तो गेन जितना हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड से वो तो ठीक है, वो तो कम होता है, ज्यादा गेन नहीं होता, पर कॉस्ट किसकी ज्यादा लगती है? गुड्स ट्रांसपोर्ट करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और वो कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा होता है वो कम हो जाता है. किसके कारण? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. ट्रांसपोर्ट करना महंगा पड़ता है और गेन्स जो होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से वो कम होते हैं. इस वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड के गेन्स में अफेक्ट करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. पर क्लासिकल थियरी में कंप्लीटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कहीं बात ही नहीं की गई. इज इट क्लियर? Understood? Any doubt? No? You can give a thumbs up if it is clear to you. Third limitation is clear to you. You can give a thumbs up. Yes. Write down fourth limitation. Fourth limitation is assumption of perfect competition. Assumption of perfect competition. Assumption of perfect competition. Yes. In classical theory, it is assumed. In classical theory, it is assumed that market is perfectly competitive. It is assumed that market is perfectly competitive. Market is perfectly competitive. Bracket में लिख सकते हैं for understanding. No brands, no brands, no brands. All sellers selling identical products. All sellers selling identical products. Bracket close. But in today's world, perfectly competitive market. But in today's world,
perfectly competitive market does not exist. Perfectly competitive market does not exist. Yes. तो क्या कहने का मतलब, क्लासिकल थ्योरी में ये अज्यूम किया जाता है कि जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, यानी सारे सेलर्स एक जैसे क्लॉथ बेच रहे हैं, सारे सेलर्स एक जैसा रबर बना रहे हैं, पर ऐसा इन टुडेज वर्ल्ड नहीं होता। आज की डेट में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हर माइन्यूट सी चीज में भी देयर आर डिफरेंट sellers selling different products मतलब there is the existence of brand names. हर सेलर का अपना एक ब्रांड नेम है, इस कारण आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स तो सेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने ये पेन बनाया है, इसको मैंने यू विल पेन नाम दिया है, तो समवन एल्स अगर ऐसा ही पेन बनाएगा तो उस पर नाम अलग होगा, पैकेजिंग अलग होगी। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रांड्स। पर क्लासिकल थियरी में ये अज्यूम किया था कि सारे सेलर्स एक जैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रांड्स एट दैट टाइम। पर आज ये थियोरी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि there is no perfectly competitive market. Is it clear? Did you get? Give a thumbs up if it is clear. If you're having doubt, you can raise hand. If you're having doubt, you can raise hand. Okay. Next limitation, write down. Constant cost conditions. Constant cost conditions. It is assumed that cost conditions are always same. Cost conditions are always same. Bracket में constant returns to scale. Bracket में constant returns to scale. Bracket close. But in reality, cost conditions are never same. But in reality, cost conditions are never same. Initially, cost increases at increasing rate, and then at diminishing rate. समझते हैं क्या कहने का मतलब, कि इस थ्योरी में ये अज्यूम किया गया है कि आप 100 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना रहे हो तो हमेशा आपकी कॉस्ट सेम ही आएगी, पर ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जब आप प्रोडक्शन नया स्टार्ट करते हो गुड्स का, तो आपको गुड्स महंगे पड़ते हैं, यानी इनिशियली कॉस्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। पर ग्रेजुअली क्या होता है, जब आप मास प्रोडक्शन करते हो, बल्क में चीजें बनाने लगते हो, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, यानी एक पेन को बनाने की कॉस्ट धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन लार्ज स्केल। वंस अगेन, इस थ्योरी में ये अज्यूम किया है कि हर बार कॉस्ट एक रेट से ही बढ़ेगी,
पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट इनिशियली बहुत जल्दी बढ़ती है क्योंकि इनिशियली हम कम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें चीजें महंगी पड़ती हैं, बट लेटर ऑन जब हम मास प्रोडक्शन करने लगते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करने लगते हैं, तो हमारी एवरेज कॉस्ट यानी एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट धीरे धीरे हमें कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब हम स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, अब हम मास में बना रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ती है पर उतनी रेट से नहीं बढ़ती। तो थ्योरी आज की टर्म्स में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये एज्यूम करती है कि हर बार कॉस्ट एक ही रेट से बढ़ेगी, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इनिशियली कॉस्ट बढ़ती है एट व्हाट रेट? बता दो, बोलो, लिपसिंग करो। इनिशियली कॉस्ट बढ़ती है एट व्हाट रेट? इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट यानी क्योंकि शुरू में हमें चीजें महंगी पड़ती हैं, फिर लेटर ऑन वही चीजें जब हम ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती तो है पर उतने रेट से नहीं बढ़ती। अंडरस्टूड? गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर, एंड इफ यू वांट अगेन यू वांट रिपीटेशन तो आप वो दे सकते हो, हैंड्स रेज कर सकते हो। गिव अ थम्स अप अगर पॉइंट क्लियर है, नहीं समझ में आया है तो आप हैंड्स रेज कर सकते हो। कुछ बच्चे कुछ भी नहीं करते, मुझे कैसे पता पड़ेगा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिमिटेशन, लास्ट लिमिटेशन, assumes full employment in economy. Assumes full employment in economy. Assumes full employment in economy, but आगे लिख लो, but it is not so, but it is not so in today's world. But it is not so in today's world. आप सबने सेकेंड ईयर में पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, सेकेंड यूनिट था आपका सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट कहता था कि हमेशा इकोनॉमी में क्या रहेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। ऐसा मान के चलते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि हमेशा एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग हैं सबको काम मिल रहा है, पर ऐसा आज की डेट में नहीं होता। आज की डेट में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। देयर आर मेनी पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड ऑल्सो। तो ये जो एजम्पशन लेते हैं कि दो लोग हैं, दोनों ही लोग काम कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन टुडेज वर्ल्ड। इज इट क्लियर? समझ में आया? एनीवन हैविंग एनी डाउट? यू कैन गिव थम्स अप अगर क्लियर है तो। ठीक है, नाउ आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज कोई न्यूसेंस क्रिएट मत करना। लेट मी आस्क, मैं पूछती जा रही हूँ कि क्या क्या समझ में आया तो आप बोलिएगा। यस, यू, आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन अनम्यूट। यस, पहला लिमिटेशन क्या था? पहला लिमिटेशन क्या था? Based on labor theory. हाँ, कॉस्ट को सिर्फ किसके टर्म्स में बताया है? कॉस्ट को सिर्फ किसके टर्म्स में बताया है? लेबर के वैल्यू में। हाँ, कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर, कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर ही नहीं किया गया है। समझ में आया? ना ही कैपिटल को लिया है, ना ही लैंड को लिया है, कहीं पर भी सिर्फ हमेशा लेबर की बात करते हैं, दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात ही नहीं होती, एब्सोल्यूट एडवांटेज में भी और कंपैरेटिव में। यस, सेकंड लिमिटेशन वाज Consider free trade between countries. फ्री ट्रेड मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं पे भी क्या इंपोर्ट पर टैक्सेस नहीं लग रही। पर क्या आज ऐसा होता है? इज इट पॉसिबल? नो, एवरी कंट्री इम्पोजेस व्हाट? टैक्सेस या फिर ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? यस, नेक्स्ट वाज थर्ड लिमिटेशन, ignores transportation. Ignore the transportation cost. हाँ, क्या मतलब हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इग्नोर होती है। थ्योरी में कहीं पर भी
कोशिश करो, थ्योरी में कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात नहीं की है। नहीं की है। आज की डेट में नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड से होने वाले गेन को क्या कर देती है, इंटरनेशनल ट्रेड से कम कर देती है। कम कर देती है। हाँ, पर पिछली थियरीज में, क्लासिकल थियरीज में कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। डन, समझ में आया? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट लिमिटेशन Assumption of the Assumption of perfect perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन। सेलर्स कैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इन्होंने क्या एज्यूम किया है कि सेलर्स हमेशा no आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। पर आज ऐसा होता है क्या? पर आज ऐसा होता है क्या? नो perfectly competition does not परफेक्टली, हाँ, परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? ब्रांड्स हाँ, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। तो कोई भी सेलर, हाँ पूछो। मैम आपने ये कहा कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन मैम अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में देखने जाए तो उसमें तो कोई ब्रांड नहीं होती ना, वो तो सब आइडेंटिकल ही होते हैं। अच्छा ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक और फीचर होता है कि अगर ज्यादा बेचना है तो भाव कम करने की जरूरत नहीं है, यानी इफ यू वांट टू सेल मोर तो भाव कम मत करो। पर वेजिटेबल मार्केट में अगर हमें ज्यादा खरीदना होता है तो जो सेलर है वो क्या करता है, आपके लिए, चलो आप 2 किलो खरीद रहे हो तो आपके लिए मैं रेट कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन वेजिटेबल मार्केट में भी एग्जिस्ट नहीं करता पूरी तरह से। समझ में आया? अगर हम सोचें कि वेजिटेबल मार्केट तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, सबके फ्रूट्स एक जैसे, सबके वेजिटेबल्स एक जैसे हैं, तो आज वेजिटेबल मार्केट में भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है। क्योंकि पहली बात तो एक होते हैं देसी टमाटर और एक होते हैं विदेशी टमाटर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आम की भी, मतलब कैरी की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक तो चलो ये, दूसरा अगर ज्यादा बेचना है तो भाव कम करने की जरूरत नहीं होती परफेक्ट कंपटीशन में। पर यहाँ पर तो अगर ज्यादा बेचना है तो आज भाव कम करना पड़ता है, इसलिए वेजिटेबल मार्केट भी पूरी तरह से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है। तो आज के वर्ल्ड में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। Is it clear? Understood? Next was welcome. Next was last, और कौन से limitations थे? Constant cost condition. Cost बढ़ेगी सेम रेट से, पर आज ऐसा बोलो आज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आज अगर हम शुरुआत में प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का तो कॉस्ट बढ़ती है किस रेट पे? हाँ, फिर जब हम बल्क में बनाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है, पर किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। मतलब कॉस्ट तो बढ़ती है पर धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में कॉस्ट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, बाद में जब आप बल्क में बनाओगे तो कॉस्ट बढ़ती है पर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता। कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट। पहले एज्यूम करते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि अगर 2 लेबर्स हैं तो दोनों ही काम कर रहे हैं, पर आज ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लेबर्स वॉलंटरी काम नहीं करना चाहते या कुछ लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है। तो ये थ्योरी इन फॉलोइंग लिमिटेशंस पर आज की डेट में क्या है? इररेलेवेंट है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आता है, अगर हम 15 मार्क्स की बात करें, अगर बाय चांस सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो क्रिटिकली लिख लो क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट comparative cost advantage theory. Critically evaluate comparative cost advantage theory. Yes. Critically evaluate का मतलब होता है write limitations. Critically evaluate मतलब आपको limitations लिखने हैं।
अब अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ लिमिटेशंस नहीं लिखोगे, आपको थ्योरी का एक्सप्लेनेशन भी देना है, पूरी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, फिर लिमिटेशंस लिखने हैं। और अगर 2.5 में आता है तो सिर्फ लिमिटेशंस लिखनी है, 7 या 8 में आता है तो थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, पर इतनी ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन और फिर लिमिटेशंस, ठीक है। पर क्रिटिकली इवैल्यूएट जहां पर भी लिखा है इसका मतलब होता है आपको लिखना है लिमिटेशंस। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अरे भाई मैं काफी लिखा पढ़ूंगा। डिफरेंस बिटवीन absolute advantage theory and comparative cost advantage theory. हाँ हाँ। कोई लीव मत करना, वेट करो, मैम के लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, अभी वो
Sorry, teacher was only removed from the class. Chaliye, let's continue. Yes, difference between comparative cost advantage and absolute cost. Yes. So first, it was given by Adam Smith. It was given by David Ricardo. David Ricardo. It assumes that each country has absolute advantage in a specific commodity. It assumes that each country has absolute advantage in commodity. Example, India having देखिए अगर अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम है, अगर अब मैं लीव होती हूँ तो मीटिंग प्लीज एंड कर देना. India having advantage in cloth. India having advantage in cloth and Malaysia in rubber. Malaysia in rubber. It assumes that each country has absolute advantage in a specific commodity. Example, India having advantage in cloth and Malaysia in rubber. And it assumes, comparative cost में आ जाइए, it assumes that different countries have different advantages. It assumes that different countries have different advantages. Example, India having more advantage in making cloth. India having more advantage in making cloth. India having more advantage in making cloth. And Malaysia having less disadvantage in rubber.
less disadvantage in making rubber. पहले लिख लेते हैं, then I'll explain on. Next, in this, trade is carried out if both countries have production, as well as consumption gain. In this, trade is carried out if there is only consumption gain also. There is only consumption gain, but also there is only consumption gain. Last difference, write down. It was in absolute. It was first theory. Based on division of labor. Second, in comparative cost, write down. It is improvement over absolute advantage theory. It is improvement over absolute advantage theory based on labor theory of value. Yes. समझते हैं. सबसे पहला तो क्लियर है, एक एडम स्मिथ ने दी है, दूसरी थियरी दी है डेविड रिकार्डो ने. सेकेंड डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में एक कंट्री एक प्रोडक्ट बनाने में अच्छी होती है, दूसरी कंट्री दूसरे प्रोडक्ट बनाने में अच्छी होती है. एग्जाम्पल, इंडिया वॉज गुड एट मेकिंग क्लॉथ एंड मलेशिया वॉज गुड एट मेकिंग रबर. दोनों कंट्रीज दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में अच्छी हैं. पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में हमने देखा था इंडिया वाज गुड एट मेकिंग बोथ द कमोडिटीज और मलेशिया वाज नॉट गुड एट मेकिंग बोथ द कमोडिटीज. पर ट्रेड क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज इंडिया वाज हैविंग मोर एडवांटेज इन क्लॉथ एंड मलेशिया वाज हैविंग लेस डिसएडवांटेज इन रबर. तो जब भी लिखा गया है इट एज्यूम्स दैट different countries have different advantages in making different products. Comparative cost advantage में ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री एक प्रोडक्ट बनाने में अच्छी होती है और दूसरी कंट्री दूसरी प्रोडक्ट बनाने में अच्छी हो. नहीं, ऐसा कंपैरेटिव कॉस्ट में नहीं होता. कंपैरेटिव कॉस्ट में क्या होता है कि दोनों कंट्रीज के पास अलग अलग एडवांटेजेस हैं.
इंडिया के पास ज्यादा एडवांटेज है क्लोथ में और मलेशिया के पास कम डिसएडवांटेज है इन रबर, जब ही ट्रेड पॉसिबल हुआ था। नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में अगर आप पूरी थ्योरी अच्छे से देखेंगे तो दोनों कंट्रीज को प्रोडक्शन में भी गेन होता है और कंजम्पशन में भी गेन होता है। पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी देखेंगे तो जो सेकेंड टेबल बनती है प्रोडक्शन की, उसमें इंडिया को कोई गेन नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्शन में मलेशिया को गेन होता है। और हमने लिखा भी है स्मॉलर कंट्रीज टेंड टू गेन मोर, प्रोडक्शन में स्मॉलर कंट्री को ही गेन हुआ था, उसके बाद भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। तो वंस अगेन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में प्रोडक्शन में दोनों कंट्रीज को गेन हुआ, कंजम्पशन में भी गेन है। पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में प्रोडक्शन करते टाइम इंटरनेशनल ट्रेड अप्लाई करके जब हमने प्रोडक्शन किया है तब आप देखेंगे देयर वाज नो गेन टू इंडिया। एक बार आप पेजेस टर्न करके देखिए कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की सेकंड टेबल, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की सेकंड टेबल देखें, ऑटैरिकी के बाद वाली टेबल, जब इंडिया सिर्फ क्लॉथ बना रही है और मलेशिया सिर्फ रबर बना रही है तो इंडिया को कोई गेन नहीं था। समझ में आया? तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में ट्रेड पॉसिबल हुआ, इवन क्या नहीं था, प्रोडक्शन गेन नहीं था, उसके बाद भी ट्रेड पॉसिबल था। अब लास्ट वाले को डिस्कस करने से पहले तो मुझे बताओ ये जो लिखे हैं ये क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आए ये पहले के 3 डिफरेंसेस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? गिव अ थम्स अप। Yes. all the differences are clear to everyone? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है? नहीं है किसी को कोई डाउट? चलिए अब जो लास्ट वाला है पॉइंट उसके आगे लिख लो जस्ट लर्न। इसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि सबसे पहले आई थी एब्सोल्यूट थ्योरी, उसके बाद एब्सोल्यूट थ्योरी का इम्प्रूव्ड वर्जन है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। पर ये जो इन्होंने लिखा है बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा बेस्ड ऑन थ्योरी वैल्यू ऑफ लेबर, भाई दोनों ही चीजें सेम होती हैं। दोनों ही चीजों में कॉस्ट सिर्फ किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? लेबर के टर्म्स में मेजर करते हैं। पर ये पैम्पलेट में अलग से दिया गया है इसलिए भी हमने लिखा है, एंड इसका क्वेश्चन भी आया है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, तो इट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। दोनों का मतलब सेम होता है पर अलग से इसे लिखा गया है, इसलिए मैंने भी लिखवाया है, आपको इसे लर्न करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, यहाँ पे भी लेबर ही थे, लेबर कॉस्ट में ही कैलकुलेट होती थी, यहाँ पर भी कॉस्ट लेबर के टर्म्स में कैलकुलेट हो रही है, तो वन इन द सेम थिंग बट स्टिल 2 अलग अलग नाम दिए हुए हैं। एनी डाउट to anyone? Any doubt to anyone? You can give a thumbs up if everything is clear. सब डिफरेंस और लिमिटेशंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट होती है, कुछ भी बचा नहीं है। दोनों थ्योरीज पढ़ ली थी हमने लास्ट क्लासेस में, वीडियोस भी आपने देख लिए थे। लिमिटेशंस मैंने वीडियोस में इंक्लूड नहीं किए थे, अब हमने लिमिटेशंस भी पढ़ लिए और दूसरी चीज दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ लिया। लास्ट डिफरेंस के आगे लिख लेना लर्न, जस्ट लर्न। डन? ओके, तो अब टाइम नहीं है बट स्टिल आपने टर्म्स ऑफ ट्रेड के, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन फॉर अ व्हाइल। आपने टर्म्स ऑफ ट्रेड के दोनों वीडियोस देखे? Yes, sir. वो टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो फर्स्ट वीडियो था मैं डिस्कस पूरा नहीं कर रही हूँ, विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट वीक। हम टर्म्स ऑफ ट्रेड पूरा वापस डिस्कस करेंगे, पर एक जस्ट ब्रीफ में बात कर लेते हैं। जो पहला वीडियो था टर्म्स ऑफ ट्रेड का, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि आप दूसरी कंट्री को कितने गुड्स दे रहे हो और उसके बदले में उस कंट्री से कितने गुड्स ले सकते हो, ये कहलाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। द रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब आप
आप अपने गुड्स दूसरी कंट्री को दे रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, और उसके बदले में पैसे नहीं ले रहे हो, आप उस कंट्री के कितने गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, इसे कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। पहले तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्लियर है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। हाँ, सब अनम्यूटेड है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, कौन बताएगा? आप अपनी कंट्री से क्या दे रहे हो? बोलो 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 बोलो, मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। हाँ, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, और क्या हो जाएगा उसके बदले में? आप उसके बदले में आप ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रेट जितने आपने गुड्स दिए और उसके बदले में जितने गुड्स लिए, उसे हम कहते हैं क्या? टर्म्स ऑफ ट्रेड। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब? अब अलग अलग वेज थे, ग्रॉस बार्टर टर्म्स, नेट बार्टर टर्म्स। तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स का फॉर्मूला था, किसी ने भी नहीं लिखा? Import quantity index upon export quantity index into 100. यस, इंपोर्ट क्वांटिटी। अब जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं उनके लिए आई रिक्वेस्ट दिस, देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप नोट्स बनाएं। यस, तो इंपोर्ट क्वांटिटी अपॉन एक्सपोर्ट क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है। यस, देन कम्स नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या था? एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंपोर्ट प्राइस into 100. ठीक है। अब इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसमें इलास्टिसिटी का कंसेप्ट भी आता है। आपने वीडियो में देखा होगा, इसमें इलास्टिसिटी का कंसेप्ट भी था। तो ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। जब तक जिन भी बच्चों ने टर्म्स ऑफ ट्रेड का दूसरा वीडियो नहीं देखा है, प्लीज देख लेना, क्योंकि इस वीक एक और वीडियो आएगा जो कि बेस्ड होगा एचओ थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, नई थ्योरी के ऊपर, सॉरी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर होगा। उसके भी नोट्स जरूर बनाना। एचओ थ्योरी के नोट्स इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि पैम्पलेट से एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग है। इफ यू विल सी द पैम्पलेट, उसमें बहुत डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन है जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो वीडियो से नोट्स एचओ थ्योरी के जरूर बनाना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड भी डिस्कस करेंगे और एचओ थ्योरी भी ट्राई करेंगे डिस्कस करना। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया, तो विद दिस आई एंड अप टुडे सेशन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम, नहीं है, चलो ठीक है, ओके, बाय 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 मैम, बाय 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 बाय। Bye bye.